चाहे आप पीएचडी करने जाइए या आप एज अ टीचर एज अ प्रोफेसर अपना करियर बनाइए, या आप नेट का तैयारी कर रहे हैं या पैट, हमेशा आपको रिसर्च, जैसे हायर एजुकेशन में गए रिसर्च आपके लिए कंपलसरी टॉपिक बन जाता है। जब आप प्रोफेसर बन जाएंगे तब भी आपको रिसर्च में बहुत सारा रिसर्च मेथोडोलॉजी का बहुत सारा एफडीपी प्रोग्राम करना पड़ेगा, रिफ्रेशर कोर्स करना पड़ेगा, ताकि आप अपने, देखो, एक प्रोफेसर जो होता है वो एक विद्वान होता है। देखो, यही तो एक खास बात है जो आपको अलग बनाता है। जैसे अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं, अगर आप ओनली टीचर बनने जा रहे हैं तो टीचर का लिमिटेशन है कहाँ तक, 11-12 तक, है ना। तो यहाँ पे रिसर्च का बहुत कम स्कोप होता है, रिसर्च का स्कोप बहुत कम होता है, क्योंकि आप जो सिलेबस पढ़ा रहे हैं वो एक एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो आपका इसमें इवैल्यूएशन जरूरी नहीं है। लेकिन जो हायर एजुकेशन हुआ, यूजी पीजी, उसमें बहुत सारा रिसर्च स्कोप होता है और उसका सिलेबस लिमिटेड नहीं होता है, वो बदलते रहता है। इसीलिए जो भी व्यक्ति पीएचडी कर लेता है उसको एक विद्वान के कैटेगरी में रखा जाता है। पीएचडी बराबर विद्वान, ठीक है। आप पीएचडी कर लिया, आप विद्वान हो गए। जरूरी नहीं कि आप प्रोफेसर बन गए तभी विद्वान होंगे। पीएचडी कर लिए मतलब एक विषय में आप, एक विषय के एक टॉपिक पर आप एक महारत हासिल कर लिए, ठीक है। यही है पीएचडी और रिसर्च। तो इसके लिए रिसर्च के विषय में जानना बहुत जरूरी होता है। आपका लाइफ लॉन्ग आपको रिसर्च पढ़ना ही पड़ेगा किसी भी हाल में, समझ गए। चाहे आप प्रोफेसर बनिए चाहे नहीं बनिए। तो रिसर्च में बेसिकली बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। हम सभी जानते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है। क्या होता है? अलग अलग रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, समझ गए। ये कैसे हो गया भैया अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग रिसर्च मेथोडोलॉजी, है ना। चलो हम बताते हैं। अब एक स्टूडेंट जो मैथ का है ना, तो मैथ के स्टूडेंट के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी सेम होगा क्या जो एक हिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए होगा? नहीं ना। वो तो डेटा के ऊपर काम करेगा, वो फॉर्मूला के ऊपर काम करेगा, उसका रिसर्च फॉर्मूला और डेटा के आधार पे होगा। लेकिन एक हिस्ट्री का जो स्टूडेंट होगा, हिस्ट्री का जो रिसर्चर्स होगा, उसके लिए रिसर्च अलग अलग होगा, क्योंकि हिस्ट्री में हम बहुत सारे चीजों को डिस्क्राइब करते हैं ना। तो डिस्क्रिप्टिव हो गया, डिस्क्रिप्टिव मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे हम। यहाँ पे हम क्वालिटी की बात करेंगे, क्वांटिटी की नहीं, क्वालिटी की बात करेंगे। इसीलिए रिसर्च मेथोडोलॉजी सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग होते हैं, ठीक है। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो एक कॉमन रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? एक कॉमन मेथोडोलॉजी पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी आप रिसर्च करने नहीं गए हैं, अभी आप रिसर्च के फील्ड में जाने वाले हैं। तो रिसर्च के विषय में जो बेसिक नॉलेज है आपके पास होना चाहिए। इसीलिए यूजीसी नेट या कोई भी यूनिवर्सिटी अपना पैट कंडक्ट करवाता है, तो उस कॉमन मेथोडोलॉजी, कॉमन रिसर्च मेथोडोलॉजी के विषय में क्वेश्चन पूछता है, जो आपको आगे चल के हर एक सब्जेक्ट में वो कॉमन होगा, समझ गए। तो हम बेसिकली रिसर्च एक कॉमन मेथोडोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होता है? मतलब ये जो हम रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, इसीलिए इसको रिसर्च मेथोडोलॉजी नहीं, रिसर्च एप्टीट्यूड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिसर्च एप्टीट्यूड।
और इस रिसर्च एप्टीट्यूड को कितने टोपी में बांटा गया है? गुड, 6 टोपी में। जो अलग अलग सूचनाएं देते हैं, जो इंफॉर्मेशन देते हैं, वो व्हाइट कैट्स हो गए, हेड्स हो गए, और ब्लैक हेड्स किससे रिलेटेड हो गया? गुड। तो इस तरीके से 6 टोपी हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में। और येलो टोपी से क्या तात्पर्य होता है? नहीं, येलो टोपी सकारात्मक चीजों को दिखाता है। जैसे आप जो रिसर्च करने जा रहे हो उससे आपको उम्मीद है कि नहीं है, आशा है कि नहीं है ना, इसको दर्शाता है। उसी तरीके से जो ब्लू टोपी होता है, उस वो किसका सिंबल है? ब्लू टोपी प्लानिंग करते हैं हम फाइनली रिसर्च के लिए, उसको हम ब्लू टोपी में रखते हैं। जो हम ऑर्गेनाइज करते हैं उसको उसको हम ब्लू टोपी में रखते हैं। ठीक है। और ग्रीन टोपी का क्या तात्पर्य होता है? रचनात्मक, क्रिएटिविटी। रिसर्च में जो क्रिएटिविटी होता है, नया विचार उत्पन्न होता है, पुराने विचार से नया विचार उत्पन्न होता है, वो ग्रीन टोपी में रखा जाता है, क्रिएटिविटी में। ठीक है। और लाल टोपी का क्या मतलब होता है? हम्म लाल टोपी मतलब इमोशंस को दर्शाता है वो, कि आप जो करने जा रहे हैं उसके विषय में आप यही फाइंड आउट करेंगे जो आप सोचते हैं, है ना, बिना उम्मीद के। जैसे आपका दिमाग कहेगा वो जो मर्डर हुआ है, वो एक्सीडेंट जो बताया जा रहा है वो एक्सीडेंट तो नहीं है, वो पक्का मर्डर होगा। तो आपका इंट्यूशंस कह रहा है कि वो मर्डर है, आपका अंतर ज्ञान कह रहा है, आपका गट फीलिंग कह रहा है कि वो मर्डर है। समझ गए? तो इसी का अध्ययन और सिंबल क्या कहलाता है? रेड हैट्स। ठीक है। चलिए, तो बेसिक बेसिक जो रिसर्च एप्टीट्यूड्स होंगे उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, उसके विषय में हम थोड़ा सा डिटेल्स में देखेंगे। जैसे इस रिसर्च में, पूरा कंप्लीट रिसर्च में हमको कुछ, जैसे रिसर्च के मीनिंग्स के बारे में पढ़ना है, रिसर्च का मतलब क्या होता है, हम लोग पढ़े ना। उसके टाइप्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है। इसके अलावा हम इसके जो अप्रोचेस होते हैं, अप्रोच, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच जो होता है उसके विषय में पढ़ेंगे। पोस्ट पॉजिटिव, नाम सुने आप लोग ये सब? गुड। पोस्ट, क्या? हिंदी? हिंदी जब पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, इसका प्रत्यक्षवाद होता है और उसका उत्तर प्रत्यक्षवाद। ठीक है। उत्तर प्रत्यक्षवाद। ठीक है। इसके अलावा हम मेथड्स ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे। मेथड्स ऑफ रिसर्च, कि रिसर्च के मेथड्स कौन कौन से होते हैं, रिसर्च के मेथड्स कौन कौन से होते हैं। जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, है ना, और आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल का क्या तात्पर्य होता है? एक्सपेरिमेंट करके हम उसके
निष्कर्ष को निकालते हैं। डिस्क्रिप्टिव मतलब उसको एज इट इज डिस्क्राइब कर देते हैं। माइक ऑफ करके रखिए, ठीक है। हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होता है? इसके अलावा इसके टाइप्स में हम और भी पढ़ेंगे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ठीक है। इसके अलावा हम स्टेप ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे, स्टेप्स ऑफ रिसर्च। जब हम रिसर्च करने जाते हैं तो कौन कौन सा स्टेप अपनाते हैं? पहले हम समस्या का समाधान ढूंढते हैं, है ना। समस्या के समाधान के अलावा समस्या के समाधान के अलावा हम और क्या देखते हैं रिसर्च में? बिल्कुल, उसका हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं कि हम जो खोजने वाले हैं वो खोजने वाले क्या है, क्या खोजना है हमको, उसको पहले ही हम अपने शब्दों में अपने कॉपी पे एक ब्लूप्रिंट बना लेते हैं, उसी को हाइपोथेसिस कहते हैं। इसके अलावा हम इसके जब हम सब कुछ कर लेते हैं, रिसर्च कर लेते हैं, तो फिर हम थीसिस कैसे लिखते हैं, उसको थीसिस में बुक में कैसे लिखते हैं, और उसके लिए हम आर्टिकल्स कुछ लिखते हैं जो हमारे थीसिस को सपोर्ट करता है। तो थीसिस आर्टिकल राइटिंग सिखाएंगे आपको कैसे लिखा जाता है, इसके स्टाइल्स को सिखाएंगे हम, ठीक है, किस स्टाइल में लिखा जाता है। और एक रिसर्च जो होता है उसमें हमेशा आईसीटी का प्रयोग किया जाता है। आईसीटी जानते होंगे आप लोग, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, है ना, टूल्स का, टेक्निकल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आईसीटी का जो एप्लीकेशंस होता है कैसे हम उसको अप्लाई करते हैं उसके विषय में देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा रिसर्च का इथिक्स क्या होता है, रिसर्च के इथिक्स, इथिक्स मोरालिटी के विषय में हम पढ़ेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स हम आगे पढ़ने वाले हैं रिसर्च के। क्या क्या रिसर्च के मीनिंग्स देख चुके हैं, टाइप्स देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, देख चुके हैं। आज हम पॉजिटिविज्म देखेंगे और कुछ मेथड्स को पढ़ेंगे रिसर्च के, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टेप ऑफ रिसर्च और इसके आर्टिकल थीसिस राइटिंग और इथिक्स के विषय में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पिछले क्लास में हम इसके मीनिंग को समझे थे। आप में से कोई बताइए कि रिसर्च का मीनिंग क्या होता है? रिसर्च का मीनिंग क्या होता है? इतना सीधा अगर इसका मतलब होता तो एक, हाँ हाँ बताइए। बिल्कुल, जब हम कोई भी काम सिस्टमेटिक और साइंटिफिक तरीके से करते हैं, लॉजिकल तरीके से, उसी को रिसर्च कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? उसी को रिसर्च कहा जाता है, जो हम साइंटिफिक और सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी खोज लिए और बोल दिए हो गया, नहीं, उसके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए और साइंटिफिक होना चाहिए, तभी उसको वैलिडेशन मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। तो चलिए, आप लोग अपना कॉपी पेन लेके रखेंगे अपने पास में, और हम जो जो पॉइंट बोलेंगे उसको गौर से सुनेंगे, और जो लिखेंगे उसको लिख भी सकते हैं आप लोग, और गौर से सुन भी लिखेंगे तो ज्यादा याद रहेगा। क्योंकि आप सब जानते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड में डेल और कोन के सिद्धांत को हम लोग पढ़े थे, डेल कोन के सिद्धांत को, जिसमें सबसे ज्यादा आप फैक्ट्स को तभी याद रख पाते हैं जब आप तीन काम एक साथ करते हैं, सुनते भी हैं, देखते भी हैं और करते भी हैं, ठीक है। तो तीनों काम एक साथ किए
तो आप 70% फैक्ट्स को आप यहीं पे क्लास में ही याद कर लेंगे। ठीक है, सुनिए भी, देखिए भी और करिए भी, मतलब लिखिए भी, नोट भी करिए, आपके लिए ये VBI है। ठीक है, चलिए, सब लोगों को समझ में आ रहा है? मेरी आवाज क्लियर है? गुड। मंजू, समझ में आ रहा है? मंजू, मंजू कुमारी, आवाज नहीं आया आपका। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को पढ़ेंगे हम लोग। रिसर्च को आगे देखने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स को टर्मिनोलॉजी कहते हैं, उसको पढ़ेंगे। बेसिक टर्मिनोलॉजी इन रिसर्च, टर्म्स कंडीशंस को पढ़ेंगे, जो आगे हमको जो पढ़ने वाले हैं उसको समझने में हेल्प करेगा क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें होता है पैराडिग्म। पैराडिग्म क्या होता है? रिसर्च पैराडिग्म, रिसर्च पैराडिग्म को हिंदी में बोलते हैं शोध परिप्रेक्ष्य। शोध परिप्रेक्ष्य, ठीक है, मतलब एक दृष्टिकोण कह सकते हैं, है ना, एक दृष्टिकोण कह सकते हैं। तो शोध दृष्टिकोण मेनली जो है वो दो भागों में बटे हुए हैं। कितने भागों में? दो भागों में। कौन कौन से दो भाग है इसका? एक होता है प्रत्यक्षवाद और एक होता है उत्तर प्रत्यक्षवाद दृष्टिकोण, है ना। एक पॉजिटिविज्म पैराडिग्म, पॉजिटिविज्म, और दूसरा हो जाएगा पोस्ट पॉजिटिविज्म। पैराडिग्म, ठीक है। चलिए, ये दोनों क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे। पॉजिटिविज्म पैराडिग्म से हमारा तात्पर्य होता है प्रत्यक्ष दृष्टिकोण, प्रत्यक्ष दृष्टिकोण और उत्तर प्रत्यक्ष दृष्टिकोण। तो इन दोनों अप्रोच को, पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिविज्म अप्रोच और पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच को समझने के लिए हमको कुछ टर्मिनोलॉजी को याद करना पड़ेगा। उसी के विषय में अभी हम देखेंगे। जो दृष्टिकोण होता है वो, दृष्टिकोण का क्या अर्थ होता है? दृष्टिकोण का क्या अर्थ होता है, आप में से कोई बता सकते हैं? गुड। दृष्टिकोण का मतलब होता है एक विश्वास प्रणाली। क्या होता है? एक पैराडिग्म मतलब दृष्टिकोण, इसका मतलब होता है एक विश्वास प्रणाली, है ना, एक विश्वास प्रणाली जिसमें आप विश्वास करते हैं, जिस दृष्टिकोण में आप विश्वास करते हैं, एक विश्वास प्रणाली, बिलीफ सिस्टम, है ना। जैसे आपका दृष्टिकोण पूंजीवादी है ना, आपका दृष्टिकोण अगर पूंजीवादी दृष्टिकोण है तो आप क्या सोचते हैं? आपके दृष्टिकोण से ये माना जाएगा कि सभी लोगों को अमीर होना चाहिए, अमीर को और अमीर होना चाहिए, इसी से हमारा देश आगे बढ़ेगा। जितना ज्यादा लोग अमीर होंगे उतना ज्यादा हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका जो विश्वास प्रणाली है वो सही हो, है ना। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा कि जो समाजवाद के बारे में विश्वास करते हो वो आपके विचारधारा के बिल्कुल खिलाफ हो जाएंगे। वो चाहेंगे कि समाज के सबसे निम्नतम स्तर के जो लोग हैं, निम्नतम ऊंचाई पे जो बैठे लोग हैं उनको भी लेके चलना है और समाज को एक बराबर के दृष्टिकोण से देखना है ना। तो एक सामाजिक समानता की बात करेगा जो कौन हो जाएगा, समाजवाद। लेकिन पूंजीवाद कहेगा कि नहीं, पूंजीवाद वाले जो लोग होते हैं वही अच्छे होते हैं। तो ये आपका एक विश्वास प्रणाली है। जैसे कुछ लोग होते हैं आस्तिक, जो वेदों में, ग्रंथों में जो लिखा हुआ सत्य वाक्य है उस पर भरोसा करते हैं। तो वो क्या हो जाएंगे, आस्तिक दृष्टिकोण वाले। एक हो जाएंगे नास्तिक दृष्टिकोण वाले, जिनको वेदों में लिखा हुआ बात पसंद नहीं है, उसको वो नहीं मानते हैं। वो मानते हैं कि जो हम अनुभव करते हैं, हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, वही हमारे लिए सत्य है। तो ये दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है, समझ गए। दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है। तो ये जो दृष्टिकोण होता है, ये इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं, चलिए उसको देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला होता है इसमें रियलिज्म, यथार्थवाद। रियलिज्म का तात्पर्य होता है यथार्थवाद। देखो यहाँ पे यथार्थवाद को समझना है हम लोगों को याद करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है समझना फैक्ट्स को। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। दूसरा इसका टाइप्स होता है कंस्ट्रक्ट, क्या बोलते हैं उसको, निर्माणवाद। हिंदी इंग्लिश में लिख देते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म इसका हिंदी होता है निर्माणवाद। देखो मतलब फ्लुएंटली बोलना थोड़ा सा मुश्किल होता है इंग्लिश, कोई कोई जो शब्द होता है, इसलिए आप लोग जज मत करना, ठीक है। आप लोग को भी बोलने के लिए मिलेगा तो आप भी गड़बड़ा सकते हैं। इसके बाद होता है प्रैग्मेटिज्म, व्यवहारवाद। चलिए, तो ये तीन हो गया इसका दृष्टिकोण। अब हम देखो, आप लोग अभी तक बस दृष्टिकोण शब्द सुने होंगे, लेकिन इस दृष्टिकोण के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। ये पहली बार सुन रहे होंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण है हम लोगों को जानना, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं रियली यथार्थवाद क्या होता है। यथार्थवाद जो होता है वो वास्तविकता बाहरी दुनिया में मौजूद होता है, समझ गए। मतलब जो बाहरी दुनिया में जो सच्चाई दिखता है उसी को भरोसा करता है ना। रियलिज्म का तात्पर्य होता है कि बाहरी दुनिया या बाहरी स्रोतों से जो जानकारी होता है उसी को हम सच मानते हैं। बाहरी दुनिया से सच्चाई प्राप्त करना, क्या समझे आप। यथार्थ किसको समझेंगे, जो चीज सिद्ध होगा, जो सिद्ध होगा ना, बाहरी दुनिया से सिद्ध होगा, उसी को यथार्थ समझेंगे ना। जैसे आप कहेंगे कि हमको किसी ने मारा, आप क्या कहेंगे, हमको किसी ने मारा, तो इसके यथार्थता को, सच्चाई को कैसे आप साबित करेंगे।
या तो किसी कोई सबूत दिखाएंगे, कोई वीडियो बना के दिखाएंगे, या कोई एक पर्सन देखा होगा आपको मारते हुए, तभी तो आप सिद्ध करेंगे। तो जो सिद्ध किया गया हो वही तो यथार्थवाद है। जिसको सिद्ध किया जा सकता है वो एक दृष्टिकोण हो गया, उसको यथार्थवादी दृष्टिकोण कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक दूसरा दृष्टिकोण होता है कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, इसको निर्माणवाद कहते हैं। इस कंस्ट्रक्टिविज्म का तात्पर्य होता है कि ये व्यक्तिगत अनुभव पर ध्यान केंद्रित करता है। कहां पे? निर्माणवाद से हमारा तात्पर्य होता है कि व्यक्तिगत जो अनुभव है, व्यक्तिगत अनुभव वही सत्य है। व्यक्तिगत अनुभव ही सत्य है। समझ गए? सॉरी, गलती लिखा गया क्या? व्यक्तिगत अनुभव ही सत्य है। ठीक है। इसके अलावा जो बाहरी दुनिया है, मतलब अनुभवों के बाहर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। अनुभव के बाहर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। अनुभववाद कह सकते हैं इसको, कंस्ट्रक्टिविज्म को। ये अनुभववाद का ही हिस्सा है। ये तो तर्क करेगा, ठीक है, लेकिन ये तर्क नहीं करेगा। जो देखेगा वही सत्य मानेगा, है ना? तो व्यक्तिगत अनुभव ही सत्य है। अनुभव के बाहर कुछ भी सत्य नहीं। निर्माणवाद का क्या तात्पर्य हुआ? कि जो कंस्ट्रक्ट हो चुका है वही सत्य है। ठीक है। जो हम देख चुके हैं वो निर्माण हो चुका है, जो बन चुका है हमारे सामने है वही सत्य है। तो ये दो देख लिए हम लोग। तीसरा जो दृष्टिकोण होता है उसको व्यवहारवाद कहते हैं। व्यवहारवाद दृष्टिकोण क्या होता है? ये यथार्थवाद और निर्माणवाद का मिश्रण होता है। क्या होता है? ये यथार्थवाद एवं निर्माणवाद का मिश्रण होता है। इसमें तर्क भी होता है और बाहरी चीजों को भी ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है। तो ये इसका हो गया दृष्टिकोण का प्रकार। चलिए, समझ में आया आप लोगों को? यथार्थवाद मतलब हम जो बाहरी दुनिया है उससे तर्क करके जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वही सच्चाई हो गया। निर्माणवाद का मतलब कि एक व्यक्ति जो अनुभव करके लिख दिया वही सत्य है। और व्यवहारवाद का तात्पर्य हो गया जो यथार्थवाद और निर्माणवाद का मिश्रण हो। ठीक। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि मेटाफिजिक्स क्या होता है। ये सब शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मेटाफिजिक्स के विषय में कोई बताइए हम। मेटाफिजिक्स को हिंदी में अध्यात्म विज्ञान बोलते हैं। अध्यात्म विज्ञान। चलिए, समझ गए आप लोगों को कितना पता है। अध्यात्म विज्ञान से हमारा तात्पर्य होता है कि जो वास्तविकता की प्रकृति हो, है ना? जैसे कोई सच्चाई है, कोई भी चीज देख रहे हैं, जैसे एक पेड़ देख रहे हैं। फिजिक्स मतलब फिजिकल चीज हो गया। क्या हो गया? फिजिक्स मतलब फिजिकल चीज जो वास्तविकता की प्रकृति होती है। वास्तविकता की प्रकृति और उसके अस्तित्व
उसके मन, समय, मतलब जो चीजें उसको सिद्ध करता है कि इसका अस्तित्व है ना। जैसे कोई एविडेंस हो गया, फिजिकल एविडेंस, फिजिकल एविडेंस, ये क्या हो जाएगा, मेटाफिजिक्स। ये दर्शाता है कि जो सच्चाई है, वास्तविकता है, उसका अस्तित्व है, वो एग्जिस्ट करता है। जैसे आप कहेंगे कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है, क्या कहेंगे, आप कहेंगे पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है, तो मेटाफिजिक्स क्या कहेगा कि जाओ तुम कोई भी वस्तु उछाल के देखो ऊपर, आके जमीन पे ही गिरेगा। क्या समझे, कोई भी वस्तु उछाल के देखो जमीन पे ही गिरेगा। तो उसके वास्तविकता के प्रकृति को, अस्तित्व को, उसके समय को, उसके काल को बता रहा है कौन, मेटाफिजिक्स। समझ में आया। तो हाँ, ये अमूर्त जो अवधारणा होता है, अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, इसको हिंदी में अमूर्त अवधारणा बोलते हैं। देखो ये याद रखना है आपको, ये वर्ड अवधारणा, अमूर्त अवधारणा को क्या करता है, ये अमूर्त अवधारणा को ही मेटाफिजिक्स कहा जाता है। देखो यहां पे समझो आप, जो अमूर्त का मतलब क्या, जिसको बदला नहीं जा सकता है। क्या समझ में आया, अमूर्त का मतलब है जिसको बदला नहीं जा सकता, एक अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आप नहीं बदल सकते। जैसे ह्यूमन, मानव जो है बिना सांस के जीवित नहीं रह सकता है, वो यह एक अमूर्त अवधारणा हो गया। इसको बदला जा सकता है क्या, नहीं ना। तो यही हो गया मेटाफिजिक्स, जो अध्यात्म विज्ञान से हमारा तात्पर्य हो गया कि एक ऐसा टर्म जो वास्तविकता के प्रकृति के अस्तित्व को निर्धारित करता हो। ठीक है, तो मेटाफिजिक्स हम लोग समझ गए। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट, ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी क्या होता है, ऑन्टोलॉजी। देखो हम लोग ना कुछ टर्म्स पढ़ रहे हैं, ये टर्म्स हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यही टर्म्स आते हैं एग्जाम में, और आप लोगों को इसके बारे में जानकारी होना चाहिए ताकि आप बेसिक चीजें समझ पाए। इसको अस्तित्व शास्त्र बोलते हैं हिंदी में, अस्तित्व शास्त्र। ठीक है, अस्तित्व शास्त्र से हमारा तात्पर्य होता है कि उसके अस्तित्व को दर्शाता है। क्या करता है, ये जो मेटाफिजिक्स है, मेटाफिजिक्स का ही एक भाग है। समझ गए, जो किसी वस्तु के अस्तित्व को दर्शाता है। क्या करता है, किसी वस्तु के अस्तित्व को दर्शाता है। जैसे कि रियलिटी क्या है, रियलिटी क्या है, तो इसका जवाब कौन देगा, ऑन्टोलॉजी, अस्तित्व शास्त्र। अस्तित्व शास्त्र ही बताएगा कि रियलिटी क्या है। समझ गए, वो बताएगा कि वास्तविकता कैसे बनी, मतलब जो उसका अस्तित्व है वो कैसे बना, वास्तविकता कैसे बनी, इसका जवाब कौन देगा, ऑन्टोलॉजी, अस्तित्व शास्त्र देगा, उसके अस्तित्व के विषय में बताएगा। ठीक है, किसी चीज के एग्जिस्टेंस को बताएगा वो अस्तित्व शास्त्र कहलाएगा, ऑन्टोलॉजी कहलाएगा। और ये यूजीसी नेट का वीवीआई क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्टली जो मिलान वाला होता है, इधर ऑन्टोलॉजी दे देगा और इधर उसका परिभाषा दे देगा। ठीक है, चलो उसके बाद आता है
इपिस्टेमोलॉजी, इपिस्टेमोलॉजी क्या होता है? इपिस्टेमोलॉजी बताइए, आप में से कोई जानते हैं? हाँ, इपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है ज्ञान मीमांसा। हाँ। हम्म, बिल्कुल, वेरी गुड। ज्ञान मीमांसा से हमारा तात्पर्य होता है ज्ञान के प्रकृति को बताता है। क्या करता है? ज्ञान के प्रकृति को बताना। मतलब ज्ञान की जो अवधारणा होता है उसको बताना ही कहलाता है ज्ञान मीमांसा। जैसे ज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसका ओरिजिन क्या है ना, उस ज्ञान के ओरिजिन के बारे में बताएगा। इसके अलावा जो ज्ञान है उसका नेचर क्या है, उसका स्वरूप क्या है, इसके विषय में बताएगा। इसके अलावा ज्ञान के कहाँ तक सीमा है उसके विषय में भी बताएगा, ज्ञान के सीमा के विषय में बताएगा। इसके अलावा ये कौन कौन से मेथड से ज्ञान प्राप्त किया गया है वो मेथड बताएगा। तो इन ज्ञान के इन सभी चीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? अध्ययन ज्ञान मीमांसा कहलाता है, एपिस्टेमोलॉजी। समझ में आ रहा? अच्छा, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? थोड़ा बहुत बताइए हमको। तो इसमें बहुत सारे लोग नए हैं, पुराने हैं, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट तो इतना है कि उनको समझ में आ जाए, लेकिन जो नए हैं उनका पता नहीं। सुमिता फिर गायब हो गई ना। चलिए, एपिस्टेमोलॉजी देख लिए हम ज्ञान के। और एक और चीज फैक्ट बताना चाहेंगे कि एपिस्टेमोलॉजी जो शब्द है इसका सर्वप्रथम फ्रेडरिक फेरियर ने उपयोग किया है सबसे पहले। ठीक है, फ्रेडरिक फेरियर ने सर्वप्रथम प्रयोग किया है। ठीक है, चलिए, अब ये सब टर्मिनोलॉजी हमारे लिए बहुत जरूरी है। और ये जो एपिस्टेमोलॉजी होता है, मतलब ज्ञान प्राप्त जो हम करते हैं वो कितने प्रकार से करते हैं, है ना, उसका भी ज्ञान प्राप्त करने का जो तरीका होता है ज्ञान मीमांसा में, ज्ञान मीमांसा में, ज्ञान मीमांसा में आप लोग लिख रहे हैं कि नहीं? ज्ञान प्राप्त करने का तरीका क्या क्या हो सकता है ना? तो एक तो हो जाएगा तर्कवाद, रेशनलिज्म। रेशनलिज्म का मतलब होता है तर्कवाद। तर्क तर्क करके हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको तर्कवाद कहते हैं। ठीक है, जैसे तर्कवाद से हमारा क्या तात्पर्य है? हम किसी भी ज्ञान को लॉजिक एवं रीजन से प्राप्त करते हैं। लॉजिक एवं रीजन से ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान की अवधारणा, ये रैशनलिज्म में आ जाएगा। ठीक है, इसको माइंड एवं सेंस से ऊपर रखा जाता है। क्या किया जाता है यहाँ पे? माइंड को सेंस से ऊपर रखा जाता है।
सेंस से ऊपर रखा जाता है। कैसे? इस बात से समझिए, आप आप महसूस कर रहे हैं क्या कोई भी चीज कि सामने से जो आ रहा है वो आपका सेंसरी ऑर्गन है। सामने से आ रहा है एक वस्तु जो आपको देखने में लग रहा है कि ये देखने में लग रहा है क्या कि ये हानिकारक नहीं है, हार्मफुल नहीं है, लेकिन वो हार्मफुल हो सकता है आपके लिए। तो इसके लिए आपको माइंड लगाना पड़ेगा, तर्क करना पड़ेगा। क्यों? तलवार ले रखा है और साथ में झंडा भी ले रखा है आपके देश का। तो हो सकता है कि आपके देश का झंडा लेके जो आपके देश के खिलाफ जो रहने वाले लोग हैं उनको मारने जा रहा है, लेकिन आपके वो झंडा लेके, हथियार लेके आ रहा है। तो आपको सावधान रहने के लिए कौन बताएगा? माइंड बताएगा ना। तो वो तर्क कर लिए आप। तो तर्कवाद में माइंड को सेंस से ऊपर रखा जाता है। ठीक है, मतलब यहां पे अनुभव से पहले निष्कर्ष निकाला जाता है। अनुभव से पहले निष्कर्ष को रखा जाता है। अच्छा, एक बात बताइए कि एक आदमी आपके जीवन में है, एक बार आपके साथ गलत किया, 2 बार आपके साथ गलत किया, ठीक है, तीसरा बार आपके साथ सही कर रहा है शुरू में। तो आपको क्या लग रहा है? आपका सेंस क्या कहेगा? आपका आंख देखेगा, कहेगा कि ये तो हमारे साथ सही कर रहा है। लेकिन ये जो तर्कवाद है, निष्कर्ष क्या निकलेगा कि 2 बार गलत करे तो तीसरा बार भी गलत करेगा। तो निष्कर्ष निकालने के लिए क्या जरूरी है? तर्कवाद। तो यहाँ पे अनुभव से पहले निष्कर्ष को रखा जाता है। निष्कर्ष क्या निकला, और जैसे निष्कर्ष निकालने की बात करेगा तो क्या हो जाएगा? ये डिडक्टिव रीजनिंग हो जाएगा, डिडक्टिव तर्कवाद हो जाएगा। तो डिडक्टिव मतलब निगमन से जुड़ा हो जाएगा। ये क्या? रेशनलिज्म। समझ गए? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। और दूसरा जो ज्ञान प्राप्त करने का तरीका है वो है अनुभववाद। दूसरा क्या है? अनुभववाद। अनुभववाद। अनुभववाद का हमारा इंग्लिश मतलब होता है इम्प्रेसिज्म। इम्प्रेसिज्म, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, ये बार बार पूछता है एग्जाम में, इम्प्रेसिज्म। समझ में आ रहा है ना सब लोगों को? चलिए, तो अनुभववाद से हमारा क्या तात्पर्य होता है? बस यहाँ पे समझिए, यहाँ पे ज्ञान का आधार किसको रखा जाता है? इंद्रिय अनुभव को। ज्ञान का आधार इंद्रिय अनुभव, सेंसरी ऑर्गन, इंद्रिय अनुभव। इंद्रिय अनुभव से हमारा तात्पर्य होता है कि आपके शरीर में जितना भी इंद्रिय सेंसरी ऑर्गन है, छू के, देख के, सुन के, है ना, और चख के, तो ये सारा चीज कहां पे आ जाएगा? अनुभव बात। जैसे गर्म दूध को छू रहे हैं तो गर्म लग रहा है, दूध को पी रहे हैं तो मीठा लग रहा है, कोई भी वस्तु को छू रहे हैं तो ठंडा लग रहा है या गर्म लग रहा है। तो ये आपका इंद्रिय का अनुभव है, इससे भी आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो ये 2 माध्यम है जिससे ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे ज्ञान का आधार सेंस, इंद्रिय अनुभव को, सेंस एक्सपीरियंस को रखा जाता है, और इसको ऑब्जर्वेशन से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, ऑब्जर्व करके। इसके अलावा हम अनुभव के बाद ज्ञान जो प्राप्त करते हैं, पहले अनुभव करते हैं और अनुभव के बाद ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये हो जाएगा अनुभव के बाद ज्ञान प्राप्त करना, यही हो जाएगा अनुभववाद। ठीक है,
और ये हो जाएगा हमारा आगमन, मतलब इंडक्टिव रीजनिंग से जुड़ा हो जाएगा। किससे? इंडक्टिव तर्कवाद से जुड़ा हो जाएगा। क्या समझे कि एक लोग आया एक लोग आया जो पढ़ने में तेज है, दूसरा बच्चा आया वो भी पढ़ने में तेज है, तीसरा बच्चा आया वो भी पढ़ने में तेज है। इसीलिए हम अनुभव करेंगे कि जो भी बच्चा आएगा वो पढ़ने में तेज होगा, लेकिन इसके हम श्योरिटी नहीं देंगे, इसको हम बस अनुभव करेंगे। अनुभव के आधार पर हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, यही हो जाएगा अनुभव बात। ठीक है, तो हम अनुभव बात समझ लिए। अब ज्ञान मीमांसा को समझ लिए। अब हम थोड़ा सा देखेंगे एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी क्या होता है? ऑन्टोलॉजी क्या होता है? ऑन्टोलॉजी ऑन्टोलॉजी क्या होता है? गुड। हाँ, उसके अस्तित्व को बताता है। और उसके बाद हो जाएगा ये एक्जियोलॉजी, ये मूल्य शास्त्र हो जाएगा। एक्जियोलॉजी इसका मतलब हो जाएगा मूल्य शास्त्र। मूल्य शास्त्र, देखिए ये टर्मिनोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है, बस इसीलिए आपको जानना है किसी भी हाल में। मूल्य शास्त्र से हमारा तात्पर्य होता है किसी के मूल्य का अध्ययन करना। क्या करना? मूल्यों का अध्ययन करना। वस्तु के मूल्यों, उसके नैतिकता, क्वालिटी जो होता है क्वालिटी, और एवं सौंदर्य शास्त्र से संबंधित है। ये किससे? सौंदर्य शास्त्र से संबंधित। इन सभी का अध्ययन हम मूल्य शास्त्र में करते हैं। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि इसमें प्रश्न इसलिए किया जाता है कि कोई भी वस्तु नैतिक रूप से सही है या गलत है। नैतिक रूप से सही है या गलत है। ठीक है, यही तो इसमें इसके मूल्य के बारे में पता लगाया जाएगा कि आप जो काम कर रहे हैं वो सही है कि गलत है। कहां से पता चलेगा? ये मूल्य शास्त्र से पता चलेगा, है ना। क्या कोई वस्तु सुंदर है या कुरूप है? कहां से पता चलेगा? एक्सियोलॉजी से, मूल्य शास्त्र से। उसके मूल्यों के बारे में पता करेंगे, है ना। तो इसमें हम बेसिकली इसका जो उद्देश्य होता है वो क्या सही है क्या गलत है उसके विषय में अध्ययन करना। समझ गए? मूल्य शास्त्र, मूल्यों के बारे में, नैतिकता के बारे में, सौंदर्य के बारे में अध्ययन करना। ठीक है, इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है थ्योरी। थ्योरी सब लोग जानते होंगे, इसका हिंदी होता है सिद्धांत। सिद्धांत क्या होता है बताइए आप लोग, सिद्धांत क्या होता है? चलिए हम बताते हैं। सिद्धांत जो होता है वो कुछ स्टेटमेंट का समूह होता है। क्या होता है? कुछ स्टेटमेंट का समूह होता है जिसमें कोई अनुभवजन्य अनुभवजन्य सत्य को सिद्ध करने की क्षमता होती है। सिद्ध करने की क्षमता होती है। समझ गए? जैसे अगर कोई आप फॉर्मूला दिए
तो वो एक थ्योरी बन गया, एक थ्योरी दी है, उसको आप प्रूफ कर सकते हैं, है ना। तो उसमें प्रूफ करने की क्षमता होनी चाहिए, और थ्योरी से ही हाइपोथेसिस बनता है किसी भी चीज का, थ्योरी से ही हाइपोथेसिस बनता है। हम आगे हाइपोथेसिस को बहुत अच्छे से समझाएंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, हाइपोथेसिस बनता है, ठीक। और हाइपोथेसिस तय करता है कि क्या मापा जाए क्या नहीं, है ना। तो ये हाइपोथेसिस तय करता है क्या मापना है और क्या नहीं, ठीक है। तो यही हमारा सिद्धांत हो गया। कोई भी थ्योरी जो होता है उसको प्रूफ किया जाता है। जैसे आप लोग मैथ का एक थ्योरी दे हम बताते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। तो ये एक थ्योरी है। अब इसको सिद्ध कैसे किया जाएगा, इसको अगर प्रूव करने के लिए कहेगा कि कैसे इसके बराबर में ये होता है ना। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि साइन का मतलब होता है पी बाई एच, और स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया, प्लस बी बाई एच का स्क्वायर हो गया, अब बराबर 1 साबित करना है। कैसे होगा, है ना। तो ये इसका अगर देखें तो यहाँ पे हो जाएगा नीचे एच स्क्वायर और ऊपर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक फॉर्मूला होता है जिसमें एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, एच स्क्वायर, और नीचे में एच स्क्वायर है तो दोनों कट जाएगा तो क्या होगा 1। तो 1 आ गया ना, किसके बराबर, इसके बराबर। तो ये सिद्ध हो गया ना, सिद्ध। तो यही होता है थ्योरी। चलिए, ऐसा आप लोग जानते होंगे इसके बारे में कि नहीं जानते हैं। ये मैथ का बहुत ट्रिगोनोमेट्री का बहुत फेमस फार्मूला है। मैथ मेरा अच्छा है इसलिए हमको याद है अभी भी। चलिए, तो ये तो हो गया। और आप लोगों को रिसर्च पैराडिग्म के बारे में बताए थे कि 2 होता है, कौन कौन। एक होता है पॉजिटिव पैराडिग्म और एक होता है पोस्ट पॉजिटिविज्म पैराडिग्म। अब इस दोनों को हम लोग बहुत डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पॉजिटिव अप्रोच क्या होता है और पोस्ट पॉजिटिव अप्रोच क्या होता है। ज्यादा देर नहीं लगेगा। पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म, प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद क्या होता है, चलिए आप में से कोई बता सकते हैं प्रत्यक्षवाद का तात्पर्य। बिल्कुल, चलिए। पॉजिटिविज्म मतलब प्रत्यक्ष हो गया। प्रत्यक्ष से हमारा क्या तात्पर्य होता है, पर वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया। प्रत्यक्षवाद से हमारा तात्पर्य होता है कि केवल वही ज्ञान सही है जो प्रत्यक्ष रूप से साबित हो। जैसे जो सेंसरी ऑर्गन से आप कोई भी वस्तु, कोई भी ज्ञान प्राप्त किए हैं, वो क्या होगा, वो प्रत्यक्षवाद में, पॉजिटिविज्म में रखा जाएगा। तो केवल वही ज्ञान सही होगा, सही है जो प्रत्यक्ष रूप से देखा गया हो, प्रत्यक्ष रूप से देखा गया हो, जो मापा या सत्यापित किया जा सकता है, जो मापा या सत्यापित किया जा सकता है ना। जैसे आप कह देंगे कि दरभंगा से मधुबनी 60 किलोमीटर है, तो हम आपका बात कैसे मान लें। तो अगर हम उसको माप के देखें तो 60 किलोमीटर पूर जाएगा, तभी हम उसको
सही ज्ञान मानेंगे। तो जो ज्ञान मापा जा सकता है वही होगा प्रत्यक्षवाद। समझ गए? तो जो प्रत्यक्षवाद है इसके विषय में सबसे पहले अगस्त कॉम्टे ने अपना इस शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया है, अगस्त कॉम्टे ने। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा उसके विषय में जानते हैं। 19वीं शताब्दी में सबसे पहले 19वीं शताब्दी में सर्वप्रथम अगस्त कॉम्टे ने इस शब्द का प्रयोग किया। मतलब इस विचार को दिया, ठीक है, और इसके विचारों को आगे बढ़ाया। इस विचार को आगे कौन बढ़ाया? कुछ वैज्ञानिकों ने, कुछ विद्वानों ने आगे बढ़ाया, जिनका नाम इस प्रकार है। तो एक है फ्रांसिस बेकन। देखो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, इसीलिए हम बताए हैं आपको। ठीक है, इसके अलावा जॉन लॉक, इसके अलावा एक और वैज्ञानिक है आइजैक न्यूटन। इन्होंने ही जो अगस्त कॉम्टे हैं इनकी प्रत्यक्षवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया। ठीक है, इसके बाद जो समाज है वो पॉजिटिविज्म में प्रवेश करता है। प्रत्यक्षवाद के बाद ही समाज वैज्ञानिक अवस्था में प्रवेश करता है। ठीक है, हम थोड़ा सा इस पॉजिटिविज्म को और डिटेल्स में जानते हैं। पॉजिटिविज्म का सोशल साइंस से क्या संबंध है? पॉजिटिविज्म और सामाजिक विज्ञान। अच्छा, आप में से कुछ बहुत लोग जानते होंगे कि सामाजिक विज्ञान से हमारा तात्पर्य होता है कि समाज में बहुत सारे भावनात्मक बात होती है और भावनात्मक बातें सिद्ध नहीं होती है ना। सामाजिक व्यवस्था जो है उसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगता है, उसमें कोई रूल नहीं लगता है, सामाजिक संरचना में कोई सिद्धांत काम नहीं करता है ना। तो उसके लिए पॉजिटिविज्म बहुत अनएक्सेप्टेबल चीज हो गया, है ना। समाज सोशल साइंस पॉजिटिविज्म को एक्सेप्ट बहुत कम ही करता है, बहुत कम ही लेवल पे करता है। कैसे? तो पॉजिटिविज्म का मानना है, जो भी पॉजिटिविस्ट थे उनका मानना है कि सोशल साइंसेस को भी नेचुरल साइंस की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। मतलब जो सोशल साइंस है उसको भी नेचुरल साइंस जैसे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री की तरह ही अध्ययन किया जाना चाहिए। जैसे बायोलॉजी, फिजिक्स में एक लॉ का प्रयोग किया जाता है, नियम का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही समाज में भी सोशल लॉ खोजे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ जो पॉजिटिविस्ट थे उनका एक सिद्धांत था। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि कुछ एजम्पशंस होते हैं, मान्यताएं होते हैं पॉजिटिविज्म का, उसको देखेंगे। बेसिक एजम्पशंस ऑफ पॉजिटिविज्म। क्या हो सकता है? एजम्पशंस का मतलब क्या हो गया? प्रत्यक्षवाद की कुछ मूल मान्यताएं, है ना। क्या हो सकता है? तो ये नियतिवाद को प्रमोट करता है, नियतिवादी स्वरूप है इसका, डिटर्मिनिस्टिक नेचर। नियतिवादी स्वरूप क्या होता है कि हर घटना के पीछे एक कारण होता है। नियतिवादी का क्या तात्पर्य होता है? स्वरूप।
हर घटना के पीछे एक कारण है, हर घटना के पीछे एक कारण है। अगर कुछ भी होता है उसके पीछे एक कारण है। तो पॉजिटिविज्म क्या मानता है कि हर घटना के पीछे एक कारण है, इसको नियतिवादी स्वरूप कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसी आधार पर यह कहता है कि सोशल साइंसेस जो है वो नेचुरल साइंसेस जितने वैज्ञानिक हो सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात इसमें यह कहता है कि मैकेनिक नेचर का है ये। मैकेनिक नेचर मतलब यांत्रिक स्वरूप। अच्छा, आप लोग समझ में आ रहा है ना पॉजिटिविज्म का मतलब कि एक ऐसा सत्य जो एक ऐसा सत्य जो सीधी डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से अनुभव के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से देखा गया ज्ञान हो, है ना, जो हम उसको साबित कर सके, जो हमारे आंखों के सामने घटित हुआ हो, जिसके पीछे एक तर्क हो। यांत्रिक स्वरूप से मतलब है कि उसे प्रूव या डिसप्रूव करना, है ना, उसको प्रूव किया जा सके या डिसप्रूव किया जा सके, मतलब उसका हाइपोथेसिस बनाया जा सके। हाइपोथेसिस उसी का बनेगा जिसको प्रूव किया जा सकता है या डिसप्रूव किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा पॉजिटिविज्म का एक और अप्रोच है, मेथड है साइंटिफिक मेथड। पॉजिटिविज्म साइंटिफिक मेथड को अपनाता है, साइंटिफिक मेथड को अपनाता है। साइंटिफिक मेथड में क्या होता है? साइंटिफिक मेथड में क्या होता है? नमूना लेना, है ना, सैंपल सिलेक्शन होना चाहिए। सैंपल सिलेक्शन, जो नमूना है वो लेना चाहिए, है ना, उसका मापन होना चाहिए, मेजरमेंट होना चाहिए, मेजरमेंट होना चाहिए। इसके अलावा उसका विश्लेषण होना चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए। इसके अलावा उसमें एक निष्कर्ष निकलना चाहिए, मतलब एक कंक्लूजन ड्रॉ होना चाहिए। तो ये एक साइंटिफिक नेचर है, इन सब चीजों से गुजरना चाहिए, तभी वो क्या होगा, एक पॉजिटिविज्म पॉजिटिविस्टिक अप्रोच होगा। इसके अलावा ये अनुभववाद को मानता है। अनुभववाद, अनुभववाद से हमारा क्या तात्पर्य है? एम्पिरिसिज्म, है ना, एम्पिरिसिज्म। तो ये कुछ मेथड्स है जिसके वजह से हम प्रत्यक्षवाद को समर्थन करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या होता है। पोस्ट पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म से हमारा तात्पर्य है उत्तर प्रत्यक्षवाद। उत्तर प्रत्यक्षवाद, उत्तर प्रत्यक्षवाद में क्या, देखो हम लोग वहां पे जो प्रत्यक्षवाद देखे, उस प्रत्यक्षवाद में एक चीज ये था कि हम जो डायरेक्टली देख रहे हैं कुछ भी, उसी को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन समाज में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम देख नहीं पाते हैं लेकिन हो पाता है, वो हो जाता है। तो उसका विश्लेषण करने के लिए हम एक डिस्क्रिप्टिव अप्रोच अपनाते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, बहुत सारे माध्यमों का प्रयोग करके हम एक निष्कर्ष निकालते हैं। डायरेक्टली हम निष्कर्ष नहीं निकालते हैं, है ना, उसी को उत्तर प्रत्यक्षवाद कहा गया है। ठीक, चलो इस बात से समझो कि पॉजिटिविज्म जो होता है वो समाज को अस्थिर मानता है, लेकिन समाज में बहुत सारे संघर्ष होते हैं ना। पॉजिटिविस्टिक समाज को अस्थिर मानते हैं, क्या मानते हैं?
समाज को अस्थिर मानते हैं। अस्थिर का मतलब उसमें बदलाव नहीं होता है, बदलाव नहीं होता है। लेकिन आप बताओ कि समाज में बदलाव होता है कि नहीं होता है? पोस्ट पॉजिटिविज्म, गुड, पोस्ट पॉजिटिविज्म मानता है कि समाज में बदलाव होता है, समाज में बदलाव होता है, समाज अस्थिर नहीं है, समाज में संघर्ष चलते हैं, गरीब अमीर में संघर्ष होता है, एक जाति से दूसरे जाति में संघर्ष होता है, एक वर्ग से दूसरे वर्ग में संघर्ष होता है ना, तो उसमें संघर्ष होता है समाज में परिवर्तन भी होता है। पहले लोग जो थे, मतलब लड़कियां जो होती थी उनकी 12 साल पे शादी हो जाता था, 20 साल पे हो रहा है, अब 25 साल पे, अब 30 साल पे। तो ये सामाजिक बदलाव जो है वो उत्तर प्रत्यक्षवाद का एक नमूना है। प्रत्यक्षवाद इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन इसको एक्सेप्ट कौन करेगा? उत्तर प्रत्यक्षवाद। मानव तर्कशीलता, मानव तर्कशीलता बढ़ता है, घटता है, ये बदलाव हो रहा है। पहले लोग उतना तार्किक नहीं होते थे, अब तार्किक होने लगे। तो ये सभी दृष्टिकोण को अध्ययन करने के लिए हमको एक नया सोच की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम कहते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म। बस आप इतना समझ लो कि जो प्रत्यक्षवाद के बाद वाला जो चीजें होता है उसको उत्तर प्रत्यक्षवाद कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग प्रत्यक्षवाद उत्तर प्रत्यक्षवाद भी देख लिए ना। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इतना काफी है, आप इसके मतलब को समझो। चलिए, अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और फिर हम अपना क्लास खत्म करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा आज के क्लास में ये है मेथड्स ऑफ रिसर्च। मेथड्स ऑफ रिसर्च, ठीक है। हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू देखते हैं इसमें जो जरूरी है। मेथड्स ऑफ रिसर्च में ना बहुत सारे मेथड्स होते हैं, इसको बहुत सारे चीजों पे बांटा गया है। जैसे एक हो गया ऑब्जेक्टिव के आधार पर, जो रिसर्च मेथड्स होता है ऑब्जेक्टिव के आधार पे। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है? उद्देश्य। उद्देश्य के आधार पर रिसर्च दो प्रकार के, चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो हम डिस्क्रिप्टिव होते हैं, जिसमें डिस्क्राइब करते हैं सिर्फ। इसके अलावा कोरिलेशनल होता है, कोरिलेशनल। कोरिलेशनल के अलावा एक्सप्लोरेटरी होता है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी के अलावा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है। ये हम अपने उद्देश्यों के आधार पर चार भागों में रिसर्च को बांटे हुए हैं ऑब्जेक्टिव के आधार पे। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरा होता है वो आउटकम के आधार पे, मतलब परिणाम के आधार पर। परिणाम के आधार पर अगर रिसर्च को देखें तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं फंडामेंटल रिसर्च और दूसरा होता है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड का मतलब हम समस्या जो होता है उसके लिए रिसर्च करते हैं, अपने समस्या के समाधान के लिए, तत्कालीन समस्या के लिए। और फंडामेंटल का मतलब होता है कोई थ्योरी पहले से गढ़ा हुआ है, उसके उसमें कुछ नया खोजने के लिए रिसर्च करते हैं। इसको और डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद लॉजिक के आधार पे भी रिसर्च होता है। लॉजिक के आधार पे दो प्रकार के, कौन कौन सा पता ही होगा आप लोगों का? एक डिडक्टिव
और दूसरा इंडक्टिव। ठीक है, फिर चौथा हमारा प्रोसेस के आधार पे। तो प्रोसेस क्या क्या होता है? दो तरह के प्रोसेस होंगे, एक क्वालिटी के आधार पर क्वालिटेटिव, और दूसरा क्वांटिटेटिव हो जाएगा। देखो हम लोग ना इसको देखेंगे और इसमें कंपैरिजन भी करेंगे ताकि हम आसानी से उसको याद कर पाए। पांचवा जो होता है वो इंक्वायरी के आधार पे होता है, इंक्वायरी के आधार पे, इंक्वायरी बेस्ड। तो इंक्वायरी बेस्ड जो होता है वो एक स्ट्रक्चर्ड होता है और एक अनस्ट्रक्चर्ड होता है, स्ट्रक्चर्ड और दूसरा अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है, इसके अलावा एक और टाइप्स होता है आइडिया या कॉन्सेप्ट के आधार पे, अवधारणा के आधार पे। कौन कौन सा? इसका भी दो होता है, एक कॉन्सेप्चुअल और दूसरा एम्पिरिकल। कॉन्सेप्चुअल और एम्पिरिकल, ये दो इसके टाइप्स होते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आप कहें तो थोड़ा सा एक दो पढ़ सकते हैं अभी, अगर टाइम है आप लोगों को तो। कितने लोग सहमत हैं? सब लोग सहमत हैं? चलिए, क्या विशाल बाबू बोर हो रहे हैं क्या? चलिए, तो देख ही लेते हैं हम लोग एगो का। सबसे पहला क्या है हमारा? डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग दो 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 करके पढ़ेंगे ताकि हम लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। एक है ऑब्जेक्टिव के आधार पर डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल, एक्सप्लोरेटरी और एक्सपेरिमेंटल। चलिए हम लोग देखेंगे कि डिस्क्रिप्टिव क्या होता है। एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जरूर आता है इससे, या उससे ज्यादा ही आता है। पैट वाला में तो बहुत सारा क्वेश्चन पूछा था इस बार, इस टाइप्स ऑफ रिसर्च से। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव का अर्थ होता है कि अगर कोई घटना होता है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव का तात्पर्य होता है कि कोई घटना होता है उसको एज इट इज हम लिख के रख दे। चलिए, आप लोग न्यूज़पेपर जानते होंगे, इसको हिंदी में वर्णनात्मक कहते हैं, वर्णनात्मक शोध। ठीक है, वर्णनात्मक से समझिए कि वर्णन करना उसको। तो अगर न्यूज़पेपर आप लोग जानते होंगे, तो न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर का काम क्या होता है? किसी जो न्यूज होते हैं उसको एज इट इज डिस्क्राइब कर देना। क्या करना? जो भी फैक्ट, जो भी रिसोर्सेस मिलेगा उसको एज इट इज डिस्क्राइब कर देना। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो स्थिति होता है उसको उसी तरीके से, कोई भी स्थिति को उसी के जैसा लिख दे। क्या समझे? जैसे इतिहास में कोई घटना हुआ, ठीक है, इतिहास में कोई घटना हुआ, कोरोना आया, ठीक है, तो कोरोना आएगा तो कोरोना में क्या लिखेंगे? हम कोरोना के विषय में अगर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे? हम इसमें जो डेटा होगा, जैसे कितने लोग मरे, ठीक है,
कितने लोग मरे, कितने लोग कोविड-19 पॉजिटिव हुए, ये सब हमको लिख देना है जैसे कि तैसे डेटा को। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, जैसे जनगणना होता है, क्या होता है? जनगणना। तो जनगणना में क्या होता है? आपसे और आपके फैमिली के डेटा लिया जाता है और डेटा को एज इट इज उतार दिया जाता है, एज इट इज लिख देना। वही हो गया डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। मतलब इस डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करने का उद्देश्य होता है उस महत्वपूर्ण घटना को भविष्य के अध्ययन के लिए सुरक्षित रखना। क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कि कौन सा घटना कहाँ हुआ और कब हुआ, कैसे हुआ, ये सारा चीजों को उतार देना है एक सरल शब्दों में। ठीक है, वही हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। समझ में आ गया? न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर को कभी सुने हैं कि कोई घटना के बारे में सरकार को वो आलोचना करता हो या क्रिटिसाइज करता हो? नहीं ना सुने हैं? तो ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इस डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का फीचर्स क्या होता है, विशेषता क्या होता है? इसके कुछ फीचर्स को हम देखेंगे और नोट करेंगे। ठीक है, जैसे आप जो सर्वे होता है, क्या होता है? एक सर्वे होता है, बड़ा सा सर्वे होता है। तो वो उस सर्वे, छोटा सर्वे नहीं होना चाहिए, एक बड़ा सर्वे होना चाहिए, बड़ा सर्वे जिसमें बहुत बड़ा डेटा को कलेक्ट करके रखा जाता है ना? इसमें जो फैक्ट्स होगा, फैक्ट्स फाइंडिंग्स को खोजना, उसके जो फाइंडिंग्स है उसको खोज के और प्रिजर्व कर देना। ठीक है, और उसका एक उचित व्याख्या करना। लेकिन खास बात यह है, नोटेबल है कि ये कभी भी एक्सपेरिमेंटल नहीं होता है, एक्सपेरिमेंटल नहीं होता है। समझ गए? याद रखना है। और इसको मेनली हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? हिस्टोरिकल एविडेंस के लिए। इसी के अंतर्गत हिस्टोरिकल रिसर्च आता है, हिस्टोरिकल रिसर्च भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, हिस्टोरिकल एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ठीक है, इसमें ज़्यादातर हम जो मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, कौन सा मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं? ज़्यादातर मेथड्स जो हम इस्तेमाल करेंगे वो होगा ऑब्जर्वेशनल मेथड, हम ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वेशनल मेथड। ठीक है, इसके अलावा केस स्टडी मेथड, केस स्टडी मेथड और सर्वे मेथड। इन्हीं मेथड्स का इस्तेमाल करके हम ये रिसर्च करते हैं। बस हमको यही जानना है और कुछ भी नहीं जानना है। इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों का इस्तेमाल किया जाता है थोड़ा बहुत, जिससे एक होलिस्टिक दृष्टिकोण मिलता है। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा जो रिसर्च है इसके टाइप्स को देखेंगे, डिस्क्रिप्टिव्स के टाइप्स को, टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। पिछले क्लास में आप लोगों को पढ़ाए थे, बताइए, याद है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का टाइप्स पढ़ाए थे, याद है? नहीं याद है? चलिए, इसके दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन सा? तो एक होते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, और इसको हिंदी में बोलते हैं अनुप्रस्थ अध्ययन।
अनुप्रस्थ अध्ययन, ठीक है। दूसरा टाइप होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी। लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल मतलब दीर्घकालिक अध्ययन। खास करके इस डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च होता है उसका हम इस्तेमाल एकेडमिक के दृष्टिकोण से करते हैं। किस दृष्टिकोण से? एकेडमिक दृष्टिकोण। चलिए, ये दूसरा टाइप्स हो गए। अब इसका विशेषता क्या है इन दोनों का? क्रॉस सेक्शनल का क्या तात्पर्य है? क्रॉस सेक्शनल का तात्पर्य होता है कि एक ही समय पर डेटा कलेक्शन करना, एक ही समय डेटा कलेक्ट करना, एक ही समय डेटा कलेक्शन, ठीक है। मतलब एक ही समय पर अध्ययन करना, एक ही समय पर अध्ययन करना, लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल होता है उसका सेम इंडिविजुअल से मल्टीपल डेटा कलेक्ट करना। बताएंगे अभी इसका एक्चुअली में। सेम इंडिविजुअल से मल्टीपल डेटा कलेक्ट करना, मल्टीपल डेटा कलेक्शन। मतलब रिसर्च क्या चलेगा? समय के साथ परिवर्तन को समझने में सहायक होगा, समय के साथ परिवर्तन में समझने में सहायक, समय के साथ परिवर्तन को समझने में सहायक। चलिए हम लोग की एग्जांपल से समझते हैं। एक, जैसे कि अगर अभी आप देखा जाए कि कितने लोग हमारे भारत में है, हमारे मतलब हमारे भारत का अभी वर्तमान पॉपुलेशन कितना है। एग्जांपल के तौर पे देखो, वर्तमान जनसंख्या नापना हो, वर्तमान जनसंख्या मापना, ठीक है। वर्तमान जनसंख्या मापना क्या हो जाएगा? क्रॉस सेक्शनल स्टडी। मतलब हम एक ही समय पर गए और टोटल लोगों का क्या ले लिए, हम डेटा ले लिए, लेकिन हम जनसंख्या वृद्धि को मापना होगा। क्या करना होगा? जनसंख्या वृद्धि को मापना होगा। तो क्या करेंगे हम 10 साल पहले का भी डेटा लेंगे, अभी का भी डेटा लेंगे, 10 साल बाद का भी डेटा लेंगे और उसके जनसंख्या वृद्धि को समझेंगे कि 2025 में 2011 के मुकाबले 30% पॉपुलेशन बढ़ा है। तो जनसंख्या वृद्धि को मापने के लिए साल दर साल हमको क्या करना पड़ेगा? लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करना पड़ेगा, जो एक डिस्क्रिप्टिव ही स्टडी है लेकिन लॉन्गिट्यूडनल है। आप समझ में आया? बोलो। तो ये दो हमारा टाइप था डिस्क्रिप्टिव का। चलिए अब हम लोग रहने देते हैं, बहुत टाइम हो गया। नेक्स्ट क्लास में जो इसका बचा हुआ पोर्शन है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू। और हो सकता है कि कल से आप